वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम हैं लेक्चर नंबर 14 फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और आज के चैप्टर में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड भी आते हैं कि जहाँ पर स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक वगैरह लगा देते हैं और बच्चे वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर हम स्प्रिंग फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक से देख लें तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपको याद होगा स्ट्रिंग और टेंशन वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, स्ट्रिंग के साथ ब्लॉक वगैरह लगा देते हैं, वैसे ही ये भी हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्प्रिंग फोर्स और देखते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स आती है उसके आने का रीजन क्या है और वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ये चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आसानी से होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इस स्प्रिंग को लेकर कि इस स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स आती क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। बच्चों ये जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ टॉपिक्स सीखेंगे स्प्रिंग के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो ये अभी जो फर्स्ट 10 मिनट्स इसको अगर आपको स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि मेरे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की एक ओरिजिनल लेंथ है ना। जब आप उसको ऐसे ही रिलीज कर दो, छोड़ दो उसके हाल पर, तो जो उसकी लेंथ होती है उसकी ओरिजिनल लेंथ कहलाती है। ओके, अब अगर मैं इस स्प्रिंग को दोनों साइड से ऐसे इधर से भी और इधर से भी कुछ फोर्स लगाऊं सो दैट इसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो इसकी लेंथ को डिफॉर्म करने वाली जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने इधर से भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी है और इधर से भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद लेट्स से इस स्प्रिंग की कंडीशन ये हो गई है। देखो पहले जो इसकी लेंथ थी वो इतनी थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गई है ना लेंथ, तो इसकी लेंथ में चेंज आ चुका है। ठीक है, इसकी लेंथ में चेंज आ गया है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस इधर लग रही हैं ऐसे करके, तो लेंथ के अंदर आ चुका है चेंज। लेकिन अब ये स्प्रिंग किस टेंडेंसी में है ये भी तो देखना है हमें कि इस स्प्रिंग की टेंडेंसी अभी है क्या। इसको आप ऐसे समझेंगे, सपोज ये स्प्रिंग है मेरे पास, मैंने इसको दोनों साइड से डिफॉर्म किया लाइक दिस, है ना। जब डिफॉर्म कर दो ध्यान रखना है कि एक लिमिट में करना है, बहुत ज्यादा नहीं खींच देना है वरना स्प्रिंग हमेशा के लिए खराब हो जाती है। ओके, वो लिमिट क्या होती है? वो लिमिट हम 11th क्लास की जो सेकंड बुक होती है उसके फर्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी में देखेंगे, उसमें सब कुछ डिस्कस होगा। फिलहाल अभी देखो, अगर मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया, ठीक है, और एक हैंड अगर मैं इसका छोड़ दूं ना, देखो इस हैंड से भी तो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, इस हैंड से भी डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है। एक हैंड से चलो मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये वापस आई ना अपनी ओरिजिनल लेंथ पर। वापस अगर ये ओरिजिनल लेंथ पर आई है इसका मतलब वापस जाने के लिए फोर्स लग रही है, इस हैंड से वापस जाने के लिए फोर्स लग रही है। और अगर मैं दूसरा हैंड को रिलीज करूं तो इधर से भी वापस आने के लिए फोर्स लग रही है, इधर से भी ये वापस आ जाती है। इनफैक्ट अगर मैं दोनों हैंड से एक साथ रिलीज करूंगा तो दोनों तरफ से वापस आएगी। तो इसके इस स्प्रिंग के अंदर वापस आने के लिए दोनों एंड से अपनी ओरिजिनल लेंथ को, अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिस्टोर करने के लिए दोनों एंड से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई है। जो फोर्स इसको वापस इसकी ओरिजिनल लेंथ पर, इसके ओरिजिनल डायमेंशन पर लेकर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। कुछ इस तरह से देखो, इधर से भी ये वापस आने के लिए अपने अंदर फोर्स डेवलप कर चुकी है और इधर से भी दोनों एंड से। ओके, ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। दोनों एंड से डेवलप हो गई इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स, और इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम स्प्रिंग के लिए बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और यही रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन की फॉर्म में आ जाती है स्ट्रिंग्स के अंदर। जिन्होंने स्ट्रिंग वाला मेरा टॉपिक देखा है, लेक्चर सुना है, वो पता होगा उन लोगों को कैसे वहां पर टेंशन फोर्स डेवलप होती है। ठीक वैसे ही तो ये स्प्रिंग फोर्स भी डेवलप हो रही है।
द ओनली चेंजेस कि टेंशन इन द स्ट्रिंग वाले केस में स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती थी, स्ट्रिंग होती थी इनएक्सटेंसिबल, लेकिन यहाँ स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है। ये डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं स्प्रिंग के लिए। इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम अब लिखेंगे F, स्प्रिंग फोर्स को F लिखेंगे, या चलिए इसको Fs कर लेते हैं, S फॉर स्प्रिंग, याद रहेगा कि Fs इज स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो चेक करना है। तो इट हैज बीन फाउंड कि आप जितना इस स्प्रिंग को खींचोगे उतनी ज्यादा ये वापस जाने की कोशिश करती है, उतनी ज्यादा वापस जाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को लें या एक बैंड को लें स्ट्रॉन्ग सा, उसको खींचने की कोशिश करें, तो यू विल फील दैट जब आप इसको खींचोगे तो एक लिमिट तक खींच पाओगे, उसके आगे नहीं खींच पाओगे, उसके आगे नहीं खींच पाओगे। तो रीजन क्या है? उसके आगे इसलिए नहीं खींच पाओगे क्योंकि आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स को धीरे धीरे उस रिस्टोरिंग फोर्स ने मैच कर लिया है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीज हो रही थी। कब इंक्रीज हो रही थी? जैसे जैसे आप उसकी लेंथ बढ़ाते जा रहे थे, जैसे जैसे उसके अंदर चेंज इन लेंथ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है चेंज इन लेंथ पर, चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं इसको बेटा, ओरिजिनल लेंथ तो रेयरली कहीं यूज होगा स्प्रिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। स्प्रिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करते हैं। अब ये चेंज इन लेंथ इंक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है और डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है। अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करोगे डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगाकर तो इंक्रीज इन लेंथ होगा, और अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगाओगे तो देखो इस स्प्रिंग की लेंथ कम होती जा रही है। तो चेंज इन लेंथ, यहां से ये लेंथ यहां आ गई, तो चेंज इन लेंथ अब क्या होगा? अब इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई। तो चेंज इन लेंथ दोनों तरीके से हो सकता है, बाय एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और बाय कंप्रेसिंग इट, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ पे फोकस करना है, वो चाहे एक्सटेंशन से आए या कंप्रेशन से आए। तो दिस फोर्स इज, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, चेंज इन लेंथ। याद रखना व्हाट इज एक्स? एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फाइनली ये फॉर्मूला हो जाता है एफ एस इज इक्वल्स टू के एक्स। नाउ व्हाट इज के? के बेटा इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या नाम है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? डेफिनेटली इस फॉर्मूले में तो ये कांस्टेंट है, तो एफ और एक्स पर तो डिपेंड नहीं करेगा, बट ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पर, कि स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल। और ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जो होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को कम कर दोगे तो ये बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ होता है वैसे, ठीक है। इन सब चीज़ों की डिटेल, ये लेंथ वगैरह और ये मटेरियल वगैरह कैसे डिपेंड करता है कि इन चीज़ों पर, इलास्टिसिटी चैप्टर इन सब चीज़ों के लिए है, वहाँ पर डिटेल से करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी फोकस करते हैं इस फॉर्मूले पर, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जिसके अंदर स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, और इसी फॉर्मूले को हम अपने इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले में आपने कई बार देखा होगा बुक्स में या बहुत सारी जगहों पर आगे माइनस साइन भी लगा होता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? इनफैक्ट इस माइनस साइन का मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स का जो नेचर है वो अपोजिंग नेचर है। अब अपोजिंग नेचर का मीनिंग क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस एक्स के अपोजिट लगेगी हमेशा। और व्हाट इज एक्स? एक्स इज चेंज इन लेंथ, एक्स इज चेंज इन लेंथ। मतलब जो भी डायरेक्शन चेंज इन लेंथ का होगा स्प्रिंग फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। चेक करते हैं कैसे, देखो सपोज मैंने इस स्प्रिंग को इधर इसकी लेंथ चेंज करा दी, इंक्रीज करा दी, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगी ना, इसी रिस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो चेंज इन लेंथ इधर हुआ, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, हो गया ना अपोजिंग नेचर, वापस जाना चाहती है ना अपने ओरिजिनल डायमेंशन पर।
और अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर लगाऊं और इसकी चेंज इन लेंथ इधर आई है, तो अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस इधर, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अब इधर लग रही थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन लेंथ इधर था, इधर हो गया रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, तो वो अब भी चेंज इन लेंथ से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो बॉडी के अंदर चेंज आता है, स्प्रिंग के अंदर जो चेंज आता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स या कह लो कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन लेंथ से अपोजिट होता है। उसी चीज को शो करने के लिए इस फॉर्मूले में माइनस साइन भी लगा लेते हैं। अदरवाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स तो kx ही होता है, उसको आप kx ही यूज करोगे हमेशा अपने क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन का भी कॉन्सेप्ट क्या है और फंडा क्या है, ये सब समझ में आ चुका है हमें। तो F इज इक्वल्स टू kx, ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का। इस फॉर्मूले से एक चीज और क्लियर है कि स्प्रिंग फोर्स बेटा वेरिएबल फोर्स है। ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट नहीं है फोर्स। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल कैसे? अगर मैंने चेंज इन लेंथ कम प्रोड्यूस करा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम लगेगी। F इज प्रोपोर्शनल टू x है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू x, तो कम लगेगी। और अगर चेंज इन लेंथ अभी तो कम है, अब ज्यादा कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स भी तो ज्यादा डेवलप हो गई होगी। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे एक्सपीरियंस करोगे? इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बैंड का, या जैसे जिम में बैंड होते हैं ना, वो वाले बैंड्स। आप एक स्ट्रॉन्ग सा बैंड लो और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो। स्ट्रेच जब करोगे उसको, जब आप स्ट्रेच करोगे तो आप अपने हैंड से क्या लगाओगे? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, ठीक है। और एक टाइम आएगा अगर वो स्ट्रॉन्ग है बैंड तो आप उसको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, रुक जाएगा वो एक जगह पर। क्या इसको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता? आपसे स्ट्रॉन्ग बंदा उसको और स्ट्रेच कर सकता है, आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी चलो इसको देखते हैं कि हम उसको अब स्ट्रेच आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इट इज बिकॉज जब हमने उसको स्ट्रेच करना शुरू करा था तो हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द रिस्टोरिंग फोर्स जो उस बैंड के अंदर वापस जाने के लिए लग रही थी, इसलिए हम उसको स्ट्रेच कर पा रहे थे। बट अब हम उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो इट मींस रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है वो अब हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल हो चुकी है। दैट इज व्हाई अब हम उसको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? द कंक्लूजन इज सिंपल कि रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ रही थी जैसे जैसे मैं इस बैंड की लेंथ को बढ़ा रहा था। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग के केस में उसको कह लो आप स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे आप चेंज इन लेंथ को ज्यादा करते जाते हो, वेदर इट इज एक्सटेंशन और इट इज कंप्रेशन। आप अगर चेंज इन लेंथ बढ़ाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ती है, इट डिपेंड्स ऑन x। ये वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स वेरी करेगी, ये कांस्टेंट नहीं होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर। सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्प्रिंग फोर्सेस क्या क्या है? स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को डिफॉर्म करोगे, उसकी लेंथ को चेंज करोगे, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है और वो रिस्टोरिंग फोर्स ही स्प्रिंग फोर्स कहलाती है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला kx होता है, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, k पर और x पर। जितना ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग फोर्स, और k स्प्रिंग कांस्टेंट k अगर आप ज्यादा कर दोगे तो उसके अंदर ज्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k जो होता है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस को डिनोट करता है। स्टिफनेस कि मतलब उस स्प्रिंग के अंदर आपको एक पर्टिकुलर चेंज इन लेंथ लाने के लिए अगर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, मतलब वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, ठीक है। और कम फोर्स लगानी पड़ रही है तो वो कम स्टिफ है, ये मतलब होता है इसका, ओके। तो अभी मैं बोल रहा था आपको कि वो x पर डिपेंड करती है और k पर डिपेंड करती है, और वो वेरिएबल फोर्स है और वो हमेशा चेंज इन लेंथ को अपोज करती है। दैट इज व्हाई हम F इक्वल्स टू माइनस kx भी लिखते हैं कई बार, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस स्प्रिंग को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर डिफॉर्म करते हो और रिलीज कर दिया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर जाएगी ही जाएगी। इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग चुकी है, इसे अपने ओरिजिनल डायमेंशन को, ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करना है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स बोल रहे हैं। ये स्प्रिंग का नेचर है काम करने का। और कुछ ऐसा ही नेचर हम लोगों का भी होता है ना कि अगर कोई बाहर से हमें डिस्टर्ब करे और हमें हमारी नॉर्मल पोजीशन से अलग पोजीशन पर ले जाए, मतलब जहां पर हम कंफर्ट ना हो, तो हमारे अंदर वापस आने के लिए एक बेचैनी लगती है ना कि वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चलना है। वैसे ही इस स्प्रिंग का भी हो रहा है बच्चों कि अगर मैंने इसको इसकी नॉर्मल पोजीशन से चेंज कर दिया तो इसके अंदर वापस आने के लिए एक बेचैनी, मतलब एक स्प्रिंग फोर्स लग चुकी है, ये वापस आना चाहती है। ये भी ऐसे ही काम करती है
हमारा नेचर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को यूज करके कैसे कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या किस तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आगे बनते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी टॉपिक नंबर 19। हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक 18 तक कंप्लीट कर लिए, ये टॉपिक नंबर 19 है। टॉपिक नंबर 19 में मुझे क्या चेक करना है? टॉपिक नंबर 19 में मैं चेक करूंगा स्प्रिंग अंडर डिफॉर्म्ड कंडीशन, और स्प्रिंग को ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, ठीक है। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ऐसे रखी हुई है, इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से इसको खींचने की कोशिश करते हैं। और जब ये अब डिफॉर्म्ड हो चुकी है, अब ये डिफॉर्म होने के बाद इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, लेट अस चेक। एक एंड मैंने स्प्रिंग का फिक्स कर दिया है और मैंने इस वाले एंड पर लगा दी डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पर थी, इधर वाला एंड फिक्स्ड है, तो अब इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर बच्चों स्प्रिंग फोर्स भी तो डेवलप हो गई होगी इधर जाने के लिए, स्प्रिंग फोर्स एफएस, ठीक है ना, वो भी डेवलप हो चुकी है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका हमें डिस्कस करना है यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, मतलब ना अब ये इधर जा रही है ना इधर, मैंने इसको डिफॉर्म करके यहां तक ले आया, अब यहां पर ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इस एंड को ध्यान से देखो तो जितनी फोर्स इस एंड पर इधर लग रही है उतनी इधर लग रही होगी। तो इट मीन्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो भी स्प्रिंग फोर्स होगी वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। जो भी स्प्रिंग फोर्स होगी वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ही इक्वल होगी, नो डाउट। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला वही है kx, जो आपको याद है, लेकिन वो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, तो ये स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि स्प्रिंग ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, कब, जब इक्विलिब्रियम हो तब, हमेशा नहीं, जब इक्विलिब्रियम हो तब, ये याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टॉपिक नंबर 19 से क्या सीखे हो? टॉपिक नंबर 19 से सीखे हो कि अगर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो उसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुई है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुकी है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे वर्टिकल स्प्रिंग के लिए। इस टॉपिक को करते हैं, स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग कर दिया है लाइक दिस, ऊपर एक फिक्स एंड है बच्चों, और स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया है लाइक दिस, इस तरह से मैंने स्प्रिंग को लटका दिया, ठीक है। अभी स्प्रिंग को लटका दिया है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे जितने भी स्प्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो हम स्प्रिंग लेते हैं वो स्प्रिंग हमारी किस तरह की होती है? वो स्प्रिंग हमारी होती है मासलेस, और मासलेस स्प्रिंग होती है, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रिंग मासलेस ली जाती है। चलिए अब वापस इस पर आते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग है, ऊपर वाला एंड इसका मैंने फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड एंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे इसके एक ब्लॉक लगा देंगे ऑफ मास m, मास m का एक ब्लॉक लगा देते हैं। तो जब मैं इसके नीचे ब्लॉक m लगाऊंगा मास m का,
तो डेफिनेटली ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से स्प्रिंग के नीचे वाले एंड को खींचेगा, तो इस स्प्रिंग में आ जाएगा एक्सटेंशन। ये मैंने ब्लॉक लगा दिया है नीचे ऑफ मास m, ठीक है ना। तो देखो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ यहां तक थी पहले, अब इसकी लेंथ यहां तक आ चुकी है, तो इसके अंदर एक चेंज इन लेंथ आ चुका है x। और अगर आपने इसको खींचा है तो इसके अंदर तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई होगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई है, स्प्रिंग फोर्स Fs, लेकिन नीचे वेट लग रहा है mg। और अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब अब ये यहां पर रुक चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अगर यहां पर है, तो अभी आप लास्ट टॉपिक से क्या सीखे हो, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स के। और अभी डिफॉर्मिंग फोर्स कौन है, यहां पर इसको डिफॉर्म किसने किया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ने। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है, Fs इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में Fs इज इक्वल टू mg हो रहा है। और Fs का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, kx। तो kx इज इक्वल टू mg, मैं यहां से इस x को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब x इज इक्वल टू mg बाय k। अब g की वैल्यू तो क्वेश्चन आपको देगा, या तो 9.8 होगी या 10। m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k इज इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हमने एक्सटेंशन कितना आएगा, जब ये अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन तक पहुंचेगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए इस स्प्रिंग को कितना एक्सटेंशन इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना करना पड़ा, दैट इज mg बाय k। ओके, तो यहां से देखो वर्टिकल स्प्रिंग से हमने क्या देख लिया, वर्टिकल स्प्रिंग से हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए चेंज इन लेंथ कितना होने वाला है, x। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से, ठीक है ना। इसको आप देखो ऐसा समझो, सपोज आई एम हैविंग स्प्रिंग, ये मेरी स्प्रिंग है, इसको मैंने वर्टिकली हैंग कर दिया, तो अभी इसकी एक ओरिजिनल लेंथ है। अगर मैं इसमें एक मास लटका दूं नीचे ए, ये रहा, अभी देखो ये ओरिजिनल लेंथ पर है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा धीरे धीरे, ये देखो पहले यहां थी कहीं, अब ये इंक्रीज हो गई, इसकी लेंथ इतनी है ना, तो ये x है, इतना जो भी ये है ये x है, इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई। वो x आने की वजह से x नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, और क्योंकि ये मास अभी अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, बैलेंस्ड है, तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस तो जीरो होंगी, तो kx और इसका वेट mg नीचे लग रहा है, तो kx ने इसके वेट को बैलेंस कर लिया ना, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन Fs इज इक्वल टू mg या kx इज इक्वल टू mg। और वहां से हम ये x निकाल पा रहे हैं कि इसको कितना अपनी लेंथ में इंक्रीज करना पड़ा, सो दैट ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन तक पहुंच जाए। और याद रखिएगा हमेशा, जब मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, तो लगाने के बाद एकदम से नहीं छोड़ देना है, एकदम से छोड़ेंगे तो बहुत नीचे तक जाएगा, फिर वापस आएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हैंग करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने देते हैं, लाइक दिस, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर एकदम से छोड़ दोगे तो मैक्सिमम चेंज इन लेंथ कितनी होगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, वर्क एनर्जी पावर में सीखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये था हमारा। अच्छा, यहां से एक चीज और हम याद कर सकते हैं स्ट्रिंग वाले टॉपिक से। आप याद करो, स्ट्रिंग वाले टॉपिक में भी तो कुछ कुछ ऐसे ही हुआ करता था कि अगर मैंने एक रस्सी ली, स्ट्रिंग ली, और उस रस्सी से मैंने एक मास लटका दिया m, तो उसके अंदर टेंशन डेवलप हुई थी और नीचे इसका वेट था, और क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली है तो हमने क्या बोला था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू mg। तो अब भी तो वही बोल रहे हैं, फोर्स इन द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू mg। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसा जैसा कॉन्सेप्ट कुछ टेंशन इन स्ट्रिंग्स वाला होता था, वैसा ही वैसा कॉन्सेप्ट कुछ स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग वाला भी है। बस द ओनली डिफरेंस इज, ये ब्लॉक लगाने के बाद भी इसकी रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होती थी, रस्सी होती थी हमारी इनएक्सटेंसिबल, लेकिन ब्लॉक लगाने के बाद या वेट लगाने के बाद या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती है, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ना पहुंच जाए। एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई तो अब स्प्रिंग फोर्स वैसे बिहेव कर रही है जैसे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बिहेव करती थी, ठीक है। तो इट मींस अगर आपको स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं जहां पर स्प्रिंग के साथ ब्लॉक्स वगैरह लगे हुए हों, कुछ समझ में ना आए, तो आप स्प्रिंग की जगह दिमाग में स्ट्रिंग ले आओ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है।
क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम करेंगे एक दो क्वेश्चन उसकी तरह से, देखेंगे कैसे करने हैं। चलो यहां पर एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस देख ही लेते हैं। देखो अब जो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है। देखो पुली है, इसको ऊपर फिक्स कर दिया है मैंने। इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। लेकिन इस रस्सी के साथ एक स्प्रिंग भी लगी हुई है और इस स्प्रिंग को यहां पर फिक्स कर दिया है। ओके, और अब मैंने इधर एक ब्लॉक लगा दिया है और उसको धीरे से नीचे आने दिया, सो दैट ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के बाद क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग कब एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर चेंज इन लेंथ कितना हो चुका है स्प्रिंग में, ये आपको बताना है। अब देखो, अब जो मैंने आपको बोला था कि इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन मार्क करो। पहले टेंशन कैसे मार्क करते थे, दोनों एंड से स्प्रिंग के बीच वाले पार्ट्स की तरफ, इधर भी दोनों एंड से बीच वाले पार्ट्स की तरफ। अब यहां पर क्या डेवलप हो गई होगी, इस स्प्रिंग के अंदर दोनों एंड्स पर क्या डेवलप हो गई होगी, स्प्रिंग फोर्स। वो इधर से भी वापस आना चाहती है, इधर से भी वापस आना चाहती है, और स्प्रिंग फोर्स को चलो हम लिख लेते हैं अभी एफ एस। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मुझे एक चीज दिख रही है यहां पर कि क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो मास भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं T = mg यहां से। और यहां से देखो, यहां से अगर आप ध्यान करो, यहां से क्या लिख सकता हूं, ये वाला एंड भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो यहां पर भी जो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं और जो नीचे फोर्सेस लग रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं T = Fs। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं T को एलिमिनेट करके लिख सकता हूं Fs = mg। और Fs क्या होता है, अगर अभी इस स्प्रिंग के अंदर चेंज इन लेंथ x आ चुकी है तो अभी Fs क्या होगा, kx। तो यहां पर Fs की जगह kx लिखो, kx = mg, और x आ गया mg/k। दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इतना चेंज इन लेंथ आ चुका होगा, mg/k। ठीक है, आया समझ। अगर आपको लग रहा है कि दोबारा देखना है तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा देखो, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अब हम एक चीज और करते हैं। चलो आपको ये वाला क्वेश्चन तो याद होगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि पुली से हम 2 ब्लॉक्स लगा दिया करते थे। पुली के ऊपर एक रस्सी डाली, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक इधर, ये याद है ना, m1 m2 वहां से ब्लॉक का, और मान लो m1 है इज मोर देन m2, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होती थी लाइक दिस। नीचे इसका m1g लग रहा है, नीचे इसका m2g लग रहा है, क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से। ये टॉपिक हमने सारा किया था। यहाँ पर एक्सेलरेशन का आंसर आता था m1 - m2 अपॉन m1 + m2g, और इन स्प्रिंग में जो टेंशन है इसका आंसर आता था 2m1 m2 अपॉन m1 + m2g। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज देखते हैं क्या होता है। देखो इसी क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कि मैंने एक पुली को फिक्स किया और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग डाली, लेकिन स्ट्रिंग के एक साइड पर मैंने स्प्रिंग लगा दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इस स्प्रिंग के नीचे वाले एंड पर एक मास लगा दिया है m2, और इधर एक मास डायरेक्टली स्ट्रिंग पर लगा दिया है m1। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको बताना है व्हाट इज द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, x बताना है आपको। क्या चेंज आएगा, आप सोचो क्या चेंज आएगा। टेंशन ऊपर लगेगी, यहाँ भी टेंशन ऐसे लगेगी, यहाँ टेंशन ऐसे लगेगी, यहाँ भी टेंशन ऐसे लगेगी। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप हो गई होगी, यहाँ स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप हो गई होगी, यहाँ Fs। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऐसे डेवलप हो गई होगी स्प्रिंग फोर्स। ओके, अब देखो आपसे पूछा है x, आप क्या करो, आप इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को। एक्सटेंशन आने के बाद
तो टी और एफ एस सेम ही रहेगा ना। आप ऐसे इमेजिन कर लो ना, स्प्रिंग है ही नहीं, स्प्रिंग की जगह पूरी रस्सी है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स होती होगी, और उस टेंशन का आंसर क्या होता है, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। यही टेंशन तो एफ एस के इक्वल है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में चल रहा है ना, ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्प्रिंग भी मासलेस होती है और स्प्रिंग भी मासलेस होती है, तो यहां पर T इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें मासलेस हैं इसलिए। तो T इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ एस है क्या, kx, और T है ये, तो 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2g इज इक्वल्स टू kx। यहां से मेरा x आ गया, k को नीचे ले आओ, x आ गया, तो व्हाट इज x, x इज 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 g अपॉन k, ये x आ गया। ओके, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं स्प्रिंग की हेल्प से। आपको याद होगा स्प्रिंग बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग ही होती है और कुछ नहीं होता है। स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे आती है। कई बार स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके हमसे वेट पूछा जाता है कि बताओ वेट कितना है, या रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितना है। तो बेटा वो कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। दैट विल बी टॉपिक नंबर 21, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो इसमें कुछ नया नहीं है। सपोज ये मेरे पास स्प्रिंग है, नीचे वेट लगाने की वजह से उसकी लेंथ कुछ बढ़ गई होगी, और वो वेट कितना है नीचे mg, ऊपर से इसको फिक्स करके रखते हैं, फिक्स एंड पर रखते हैं, ठीक है। तो अब इसकी ये रीडिंग कैसे देगा बेटा, जो भी इसकी रीडिंग होती है ना, वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल ही होती है, वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल ही होती है। तो स्प्रिंग फोर्स ही रीडिंग होती है एक्चुअल में, यहां पर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, इज इक्वल्स टू एफएस। अब एफएस कितना है यहां पर, क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम है, तो एफएस इज इक्वल्स टू एमजी। देखो एफएस इज इक्वल्स टू एमजी, तो यही तो वेट है ना, दिस इज द वेट। तो अगर यही वेट है, यही रीडिंग है, तो रीडिंग विल गिव यू स्प्रिंग फोर्स ओनली, या स्प्रिंग फोर्स विल गिव यू द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ऐसे इसको आप याद रखिए। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं निकालना है, स्प्रिंग फोर्स ही निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नाउ द टॉपिक नंबर 22, जहां पर स्ट्रिंग और स्प्रिंग एक साथ लगे होते हैं। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल करा भी है, देखो यहां पर स्ट्रिंग भी थी और स्प्रिंग भी थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या करता है क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आने के बाद स्ट्रिंग को काट देते हैं या स्प्रिंग को काट देते हैं, और उसके बाद एकदम कटने के फौरन बाद पूछा जाता है कि अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन पूछेगा आपसे ब्लॉक का। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग द स्ट्रिंग। पहले रस्सी काटने वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है। सपोज एक रस्सी से उसके नीचे हमने एक स्प्रिंग लगाई हुई है, बांध दी, और स्प्रिंग के नीचे वाले एंड पर हमारे पास एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इनफैक्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है तो ये स्प्रिंग कुछ, इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई होगी ब्लॉक लगाने के बाद, कुछ लेंथ में इंक्रीज आया होगा, है ना। वो लेंथ मान लो x इसमें इंक्रीज आ गया होगा, तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गई होगी वापस जाने के लिए। नीचे वेट लग रहा है mg, और यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर ऊपर टेंशन ऐसे मार्क करोगे, टेंशन ऐसे मार्क करोगे। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्वेश्चन आपसे बोले कि इस रस्सी को काट दिया, एकदम से क्या कर दिया, इस रस्सी को काट दिया, तो बेटा याद रखना हमेशा, रस्सी काटते ही रस्सी में टेंशन जीरो, क्योंकि रस्सी तो कट गई, रस्सी से तो कुछ लटका नहीं है, रस्सी में टेंशन जीरो। रस्सी काटते ही रस्सी में टेंशन जीरो हो जाती है। रस्सी कट गया, रस्सी का सारा कॉन्सेप्ट कट गया, उसकी टेंशन जीरो हो गई। चलिए इस डायग्राम को कॉपी करके बनाते हैं दोबारा।
इसकी नेक्स्ट स्टेट। हमने रस्सी काट दी, ये काट दी रस्सी। अब क्या होगा, टेंशन हो गई 0 फौरन। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग टेंशन हो गई 0। ये याद रखना, ये मत भूल जाना बस। टेंशन हो गई 0, टेंशन हो गई 0। लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या 0 हुई होगी बेटा? स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करती है के एक्स पर। अभी एक्स तो 0 नहीं हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी कितनी लग रही है? के एक्स लग रही है। स्प्रिंग फोर्स अभी भी के एक्स लग रही है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग अगर यहां पर एक्सेलरेशन पूछेगा तो जस्ट आफ्टर कटिंग, क्योंकि के एक्स ने तो एम जी को संभाला हुआ था। यहां पर देखो के एक्स इक्विलिब्रियम में क्या था? के एक्स इज इक्वल टू एम जी, दोनों बराबर। तो जस्ट आफ्टर कटिंग इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितनी है? जस्ट आफ्टर कटिंग बताना। जस्ट आफ्टर कटिंग अभी तो नेट फोर्स 0 है। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स ऑन ब्लॉक तो 0 है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही नेट, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0। जस्ट आफ्टर कटिंग आया है, एक्सेलरेशन 0। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद इस स्प्रिंग के जो अंदर एक्सटेंशन था वो खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर से हट जाएगी, फिर नीचे रह जाएगा सिर्फ इसका वेट। तो अपने वेट के एक्शन में वो क्या करेगा? फ्री फॉल, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा g। थोड़ी देर बाद। और बहुत देर बाद क्या होगा बेटा? बहुत देर बाद तो कुछ भी होता रहे, फिर बहुत देर बाद तो पता नहीं ये कहाँ होगा और हम कहाँ होंगे, है ना? तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग वाला। थोड़ी देर बाद वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है? लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, और बहुत देर बाद का तो कोई यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग द स्प्रिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस कॉन्सेप्ट को लगाकर आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अब चाहे उस क्वेश्चन के अंदर 2 ब्लॉक लग जाएं, 3 लग जाएं, आप सारे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि अगर स्प्रिंग ना काटें, स्प्रिंग को काट दें तो क्या होगा। चलिए स्प्रिंग को कटवा लेते हैं। तो दैट विल बी द टॉपिक नंबर 23। यहां पर था कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग द स्प्रिंग। अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग द स्प्रिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग द स्प्रिंग सीखना है। तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। बस अभी हमने इसको काटा नहीं है, ठीक है? वी हैव नॉट कट इट। अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे गिवन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ एस और एम जी दोनों बराबर हैं। एफ एस इज इक्वल टू के एक्स होगा और एफ एस इज इक्वल टू एम जी होगा, मतलब एम जी इज इक्वल टू के एक्स आ गया एक तरीके से। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन जैसे ही मैंने अब इस बार क्या करना है, इस बार मैंने इस स्प्रिंग को काट देना है। जैसे ही मैं स्प्रिंग काटूंगा, स्प्रिंग के काटते ही स्प्रिंग फोर्स 0, याद रखना, स्प्रिंग काटते ही स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो स्प्रिंग काट देते हैं इस बार। लीजिए हमने स्प्रिंग काट दी, तो स्प्रिंग काटते ही स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी 0। स्प्रिंग फोर्स 0 हो गई है फौरन, ठीक है? तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स हो जाती है 0। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। स्प्रिंग फोर्स 0 हो गई। स्प्रिंग फोर्स अगर 0 हो गई तो अब तो बस नीचे क्या लग रहा है? एम जी के एक्शन में नीचे जाएगा। तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग क्या हो गया? जी, डाउनवर्ड, जस्ट दिस। क्योंकि अब नेट फोर्स डाउनवर्ड कितनी लग रही है? नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है बस।
और वो है mg। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, mg अपॉन m दैट इज g। तो g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इसका होगा जस्ट आफ्टर कटिंग फौरन। पहले क्या था, जस्ट आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन 0 था। अगर रस्सी काटोगे तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग 0, और स्प्रिंग काटोगे तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा, g डाउनवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग काटने का या स्ट्रिंग काटने का। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं स्प्रिंग को लेकर। स्प्रिंग को लेकर स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बच्चों। वो क्या है, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो दिस विल बी concept of spring constant K proportional to its original length L, inversely proportional to। ये inversely proportional to L है। सपोज मेरे पास कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसकी ओरिजिनल लेंथ L है, तो ये K होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैंने इस स्प्रिंग को कट कर दिया दो पार्ट्स में और दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है तो लेंथ हो जाएगी हाफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा उन दोनों पार्ट्स का, डबल, है ना। इफ स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो क्या होने वाला है इस स्प्रिंग का, देखो दो इक्वल हाफ्स हो गए। अब इसका K डैश दोनों का बराबर ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल हाफ करें, क्योंकि लेंथ पहले से क्या हो चुकी है, हाफ। तो K डैश हो जाएगा पहले से डबल, 2K हो जाएगा पहले से डबल। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कि इफ ये वाली स्प्रिंग इज कट इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में काट दिया, मतलब इसकी लेंथ 1:2 के रेशियो में आ गई है लेंथ, ठीक है ना। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी 2L है, तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो इसका K2 कितना होगा, या स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो कितना होगा, ये बताना है। तो देखो आप अगर ये मान लो कि इसके 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 इक्वल पार्ट करने पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो K1 का आंसर तो आ गया 3K, K1 का आंसर तो आ गया ना 3K, ठीक है, K1 तो आ गया 3K। K2 कितना होगा, K2 का आप बता सकते हो K2 कितना होगा। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर L लेंथ में स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जिस रेशियो में लेंथ का रेशियो आया है उससे रिवर्स देखो, K इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो K1 अपॉन K2 का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 2:1 होगा। तो अब यहां से हम K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 कर लेते हैं। तो क्योंकि L1 अपॉन L2 का रेशियो क्या है, 1:2, 1:2, और K1 ऑलरेडी निकाल चुका हूं 3K, तो K2 कितना आ गया, K2 आ जाएगा 3K/2। समझे इस कैलकुलेशन को, समझे आप। देखो पहले मैंने छोटी वाली स्प्रिंग का निकाल दिया, कैसे निकाला कि क्योंकि रेशियो था 1:2, तो मैंने 3 इक्वल पार्ट माने, 2 पार्ट यहां पर है, 1 पार्ट यहां पर है, और अगर 3 इक्वल पार्ट करें तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो अगर लेंथ हो गई है 1/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया 3K। अब ये यूज करा, K2 अपॉन K1 इज L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 का रेशियो दिया है 1:2, वो यहां लगाया तो यहां से K2 की वैल्यू निकाल दी 3K/2। इस तरह के क्वेश्चंस स्प्रिंग काटने पीटने के आते रहते हैं, इनको आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो देख लो। तो बेटा कॉम्बिनेशन होते हैं 2 तरह के, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। नाउ द लास्ट, अब ये हमारा है 24th टॉपिक नंबर
24th कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या देखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में दो तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस में 10th क्लास में सीख कर आए हो, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही यहां पर होता है। दो स्प्रिंग को एक के बाद एक ऐसे लगा दिया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है, ठीक है। उसके बाद आप मान लो एक ब्लॉक यहां लगाया, इसको यहां पर फिक्स करा और खींच रहे हो, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बात की बात है। लेकिन अगर इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? आपको याद है जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाया करते थे तो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था? बिल्कुल वैसे ही अगर दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाया जाए, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इनके साथ इधर एक ब्लॉक लगा दिया है, इधर इनको दोनों को फिक्स कर दिया, नाउ दे आर इन पैरेलल। अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगा देते हम दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था R1 प्लस R2। ऐसे ही अगर पैरेलल में, ध्यान से सुनो, पैरेलल में अगर दो स्प्रिंग लगाई हैं K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा K1 प्लस K2। उल्टा हो जाता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस वाला आंसर था, रेजिस्टेंस सीरीज वाला जो आंसर था वो यहां पर पैरेलल स्प्रिंग का आंसर बन गया है, ठीक है। और जो वहां पैरेलल वाला आंसर था रेजिस्टेंसेस के लिए, वो यहां पर सीरीज वाली स्प्रिंग का आंसर बन जाएगा। और वो आंसर क्या होता था? 1/K इक्विवेलेंट सीरीज का हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो आंसर्स फ्लिप हो गए, याद रखना इस चीज को, ठीक। इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अब अगर मैंने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर खींचा तो कितना एक्सटेंशन आएगा, या यहां पर कितना एक्सटेंशन आएगा। तो वहां पर आप K की जगह K1 प्लस K2 यूज कर सकते हो, ठीक है ना। F इज इक्वल्स टू KX, तो क्या यूज कर सकते हो? K की जगह K1 प्लस K2, डायरेक्टली क्वेश्चन में जाएगा, X निकालना है अगर हमें, ठीक है। ये फॉर्मूले आए कैसे, इनका डेरिवेशन कैसे करना है, ये बहुत ईजी है, ये आसानी से आ जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले इसको करते हैं। जिन बच्चों को डेरिवेशन सीखना है वो डेरिवेशन सीखें, अगले 10 मिनट में दोनों टॉपिक के डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपका डेरिवेशन सीखने का मन नहीं है तो आज की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कोई मेरे माइंड में कोई छूटा हुआ कॉन्सेप्ट आ गया तो वो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अदरवाइज आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। डेरिवेशन कर लेते हैं, चलिए इसका डेरिवेशन पहले करते हैं सीरीज वाले का। अब देखो सीरीज वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। अभी मैं कह रहा था ना कि कॉन्सेप्ट अगर कोई दिमाग में आया तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यहां पर भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, सपोज एक स्प्रिंग ये है K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग ये है K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया मास m का, इसको इधर हमने खींचा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, ठीक है। और अभी मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई होगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, क्योंकि दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, मासलेस हैं, तो जो यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स के बदले एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो दोनों स्प्रिंग में बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट है। जब सीरीज में दो स्प्रिंग लगाई जाती हैं और वो मासलेस होती हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स दोनों में सेम रहती है। मान लो इसके अंदर एक्सटेंशन आया x1 और इसके अंदर एक्सटेंशन आया x2, तो इसकी डिफॉर्मिंग फोर्स F1 इज इक्वल्स टू K1 x1 होगी इन स्प्रिंग A। मान लो ये वाली स्प्रिंग A है और ये वाली स्प्रिंग B है, और ऐसे ही F2 इज इक्वल्स टू K2 x2 होगा इन स्प्रिंग
बी, लेकिन ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल है ना, तो मैं फिर यहां पर F1 F2 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ F ही लिखूंगा, ठीक है। और टोटल रिस्टोरिंग फोर्स अगर F है और टोटल इलोंगेशन X है, लेट टोटल इलोंगेशन इज X, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू के एक्स। व्हाट इज के? के इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। के है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ रहे हो ना इस चीज को? के है यहां पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, ये चीज। अब यहां पर व्हाट इज एक्स? एक्स कुछ नहीं है, एक्स है मेरा x1 प्लस x2, क्योंकि वो क्या है? टोटल इलोंगेशन है। तो जो यहां से यहां तक टोटल इलोंगेशन आया होगा, मैंने स्प्रिंग को खींचा, सपोज मैंने दो स्प्रिंग लगाई लाइक दिस, दोनों को मैंने लगा दिया सीरीज में। अब मैंने इधर से यस सीरीज में लगाया, मैंने इधर से इसको खींचा ऐसे करके, है ना। तो कुछ लेंथ इसकी भी इंक्रीज होएगी, कुछ इसकी भी इंक्रीज होएगी। जब इन दोनों की लेंथ इंक्रीज होएगी तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ क्या बनेगा? x1 प्लस x2, वो टोटल इंक्रीज इन लेंथ है। और फोर्स तो बराबर ही रहनी है, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स आई है वो दोनों में बराबर है, ठीक है। तो वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप यहां भी मार्क कर सकते हो, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स F, वो इतनी है, इसमें भी F है और इसमें भी F है, ओके। तो F इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं हम यहां पर, वी कैन राइट F इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो क्या करने वाले हैं, यहां से x1 की वैल्यू निकालो, F अपॉन K1, यहां से x2 की वैल्यू निकालो, F अपॉन K2, और यहां लगा दो, और यहां से x की वैल्यू बताओ F अपॉन K। तो देखो F अपॉन K इज इक्वल्स टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, हो गया डेरिवेशन। दोनों तरफ से F कॉमन लो, काट दो, 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब अगर आपने 3 स्प्रिंग सीरीज में लगाई हो या 30 लगाई हो, उतनी स्प्रिंग का यहाँ पर अगर 3 लगाई हो तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, 4 लगाई तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस 1 अपॉन K4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। K याद रखना नीचे है, जब आप 1 अपॉन K सोल्व कर लेंगे तो लास्ट में उसको रेसिप्रोकल करना है K निकालने के लिए। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक। चलो सीरीज का तो हो गया डेरिवेशन, अब पैरेलल की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से जब हमने इसको ब्लॉक को आगे लेकर गए तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इस वाली स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आई और इस वाली स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आई, तो वो कैसे निकालोगे? वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसे यूज करो, इसे यूज करके F निकाल दो, और उस F को इस फॉर्मूले में डालोगे तो x1 आ जाएगा, इस फॉर्मूले में डालोगे तो x2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करना है क्वेश्चन आपने, दिस इज द वे टू परफॉर्म द क्वेश्चन। और एक चीज और याद रखो, ये सब बराबर है ना, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब K1 x1 इक्वल टू K2 x2 है, इक्वल टू KX है, ये मत भूलो, और इक्वल टू F है, F इज द रिस्टोरिंग फोर्स। यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इतने से हो जाएगा। K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 में 3 चीजें देकर एक चीज पूछ लेगा आपसे, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, ठीक। लास्ट में, आज की क्लास के लास्ट में पैरेलल वाला डेरिवेशन भी कर लेते हैं, बहुत इजी है बच्चों। पैरेलल वाला डेरिवेशन, मान लो ये यहां पर दोनों स्प्रिंग को हमने फिक्स कर दिया है, इस वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, इस वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट K2, ये वाली स्प्रिंग का नाम A, ये वाली स्प्रिंग का नाम B, और एक ब्लॉक लगाया इधर, और इस ब्लॉक की हेल्प से हमने इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको थोड़ा खींचा, फोर्स लगा के। तो इलोंगेशन इस बार तो दोनों में सेम आएगा ना, सेम इलोंगेशन, इसमें भी इलोंगेशन x, इसमें भी इलोंगेशन x, इलोंगेशन इस बार सेम आया। तो पैरेलल वाले में इलोंगेशन सेम आता है, इलोंगेशन कह लो या चेंज इन लेंथ कह लो, क्योंकि दबा भी सकते हैं इसको, इलोंगेशन इज सेम एंड दैट इज x। तो इस वाली स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगी इन स्प्रिंग A, वो होगी F1 इज इक्वल्स टू K1x, और दूसरी वाली स्प्रिंग में इन स्प्रिंग B, ये A है, जो फोर्स डेवलप होगी वो होगी F2 इज इक्वल्स टू K2x। इसमें F1 फोर्स डेवलप हो गई, इसमें
F2 फोर्स। और अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की है तो F1 प्लस F2 जो टोटल डिफॉर्मिंग फोर्स है, मान लो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है F, ठीक है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगी। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स अगर F है तो आप कह सकते हो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। और F क्या होता है? F होता है kx, वेयर व्हाट इज k? k इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू k1x प्लस k2x। अब देखो इस बार x कॉमन आया और कटेगा तो k क्या आ गया? k1 प्लस k2। अगर 3 स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल तो k1 प्लस k2 प्लस k3, और ज़्यादा स्प्रिंग पैरेलल में है तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 अप टू जितनी भी हों। तो ये रिजल्ट हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ड्राइव हो चुका है पैरेलल के लिए भी और सीरीज के लिए भी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादातर इस टाइप के आते हैं जिसमें स्प्रिंग के साथ ब्लॉक वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको आज सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं 2-4 यहाँ पर हमने, ठीक है। आप ट्राई कीजिए स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने का, अब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझेंगे अब क्या होता है इस चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चली रही है और जो लोग भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई हो या नीट हो, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ मिसिंग है अभी आपकी पढ़ाई में तो मेरे साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स इसी चीज़ के लिए बना है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपकी पढ़ाई में मिसिंग है उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।